हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर गुड। टेंसर्स के सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी चर्चा फंडामेंटल टेंसर्स के ऊपर चल रही थी, जिसके संदर्भ में मैंने फंडामेंटल टेंसर यानी मैट्रिक टेंसर को डिफाइन कर बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग फ्लैट स्पेस टाइम के कंसेप्ट से कर्व्ड स्पेस टाइम के कंसेप्ट में स्विच करते हैं तो हमें मैट्रिक टेंसर की ज़रूरत पड़ती है, हमें रायमेनियन ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो हमने स्कूल में पढ़ा था वो हमारे काम नहीं आता है कर्व्ड स्पेस टाइम के कंसेप्ट में। ठीक है, तो मैट्रिक टेंसर को मैंने डिफाइन कर बताया था। फिर दूसरे वाले वीडियो में जो फंडामेंटल टेंसर यानी मैट्रिक टेंसर का जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने आपको मैट्रिक टेंसर इन सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमारा जो मैट्रिक टेंसर होगा वो कैसा होगा वो मैंने आपको बताया। आज मैं कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर के ऊपर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको मैट्रिक टेंसर को जिससे मैं डिनोट कर रहा था वो ये था जी म्यू न्यू। ठीक है, यहाँ पे ये म्यू और न्यू जो है वो सब स्क्रिप्ट में है। ठीक है, इसीलिए ये कोवेरिएंट कंपोनेंट है। आज मैं जिसके ऊपर चर्चा करूंगा वो सुपर स्क्रिप्ट में हमारा म्यू और न्यू होगा, यानी ये कॉन्ट्रा वेरिएंट कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो अगर आपने ये पिछले दो वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उनके लिंक्स आपको यहाँ पे आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शंस में भी आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। पूरे सीरीज़ की लिंक आपको मिल जाएगी, आप चाहे तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। तो कॉन्ट्रा वेरिएंट मैट्रिक टेंसर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो कॉन्ट्रा वेरिएंट मैट्रिक टेंसर को हम लोग कोफैक्टर ऑफ जी म्यू न्यू अपॉन ये जो जी म्यू न्यू है इसका डिटर्मिनेंट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा मैट्रिक टेंसर कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर था वो ये था। यहाँ पे मैं इसे कोवेरिएंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये जो सब इंडिसेस हैं वो सब स्क्रिप्ट में हैं, और जब ये सुपर स्क्रिप्ट में रहेंगे तब हम लोग इन्हें कॉन्ट्रा वेरिएंट कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रा वेरिएंट मैट्रिक टेंसर और ये हमारा कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर। इसी के ऊपर मैंने पिछले दो वीडियोस में चर्चा करी है। तो उस जो भी चर्चा मैंने करी थी उसका जो कंक्लूजन हमें निकला था, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जी म्यू न्यू की वैल्यू ये थी। ठीक है, अब इसका यूज़ कर अगर हम लोग कॉन्ट्रा वेरिएंट कंपोनेंट की वैल्यू निकालें तो ये कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो जी म्यू न्यू का डिटर्मिनेंट ये क्या हो जाएगा? 1। ये 1 है, जी 1 1 1 है, तो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, 1 1 जा 1 माइनस 0 0 जा 0। ठीक है, उसके बाद ये भी 0 ये भी 0, यानी बाकी के सारे टर्म्स 0, यानी डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोफैक्टर ऑफ जी म्यू न्यू। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि आप किस की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी किस टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रा वेरिएंट में G1 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो G1 1 की जब आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो कोफैक्टर ऑफ जी म्यू न्यू है ना। अब यहाँ पे G1 1 यानी पहला रो और पहला कॉलम, तो पहला रो और पहला कॉलम। ठीक है, अब इस टर्म, ये कौन सा टर्म हो गया? ये जी म्यू न्यू, ये कोवेरिएंट वाला टर्म हो गया। कोफैक्टर लिखना है इसका, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, 1 1 जा 1 0 0 जा 0, यानी ये 1 होगा। और डिटर्मिनेंट इसका 1 आया है, यानी G1 1 जो होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर आप G1 2 निकालें तो G1 2 हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, ये हमारा G1 2 है ना, यानी ये पार्ट पूरा कैंसिल और ये पार्ट पूरा कैंसिल, 1 0 जा 0 0 0 जा 0, यानी हमारा जो कोफैक्टर है वो 0 आ गया और जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो 1 है, यानी ये 0। ठीक है,
अब आप अगर G13 निकालिए तो G13 यानी G म्यू न्यू में ये ऐसा है ना। आप देखिए इस फॉर्मूला को देखिए, G म्यू न्यू यानी कॉन्ट्रा वेरिएंट मैट्रिक टेंसर, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, को फैक्टर ऑफ G म्यू न्यू, है ना। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग G11 ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे को फैक्टर ऑफ G11 लिखना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे कर रहा हूँ, तो ये G म्यू न्यू है ना। अब इसका यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे को फैक्टर ऑफ G म्यू न्यू, तो G13 है तो G13 हमारा ये है। अब इसका को फैक्टर लिखिए तो ये कैंसिल 0 0 जा 0 1 0 जा 0, यानी फिर से हमारा जो को फैक्टर आया वो 0 आया और जो डिटर्मिनेंट आया वो 1 आया, यानी G13 भी जो है वो होगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे G21 निकालिए, 21, तो G21 ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, है ना, यानी 0 0 जा 0 और 0 1 जा 0, यानी ये 0/1 इक्वल्स टू 0। अब G22 निकालिए, G22 जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये G22 यहाँ पे है, ये 1 है, यानी ये पूरा रो और ये पूरा गया, ठीक है। ये 1 1 जा 1 और ये 0 0 जा 0, यानी कि यहाँ पे 1 - 0/1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये G23, अब G23 में देखिए ये वाला टर्म हो गया, यानी ये पूरा कैंसिल और ये पूरा कैंसिल, है ना। तो 1 × 0 टाइम्स 0, 0 × 0 टाइम्स 0, यानी ये पूरा 0/1 इक्वल्स टू 0। ठीक उसी तरीके से G31 0 हो जाएगा, G32 0 हो जाएगा और G33 जो है वो 1 आ जाएगा। यानी कि जब हम लोग अपने कॉन्ट्रा वेरिएंट मैट्रिक टेंसर को डिफाइन करेंगे तो ये 1 1 1 0 0 0 0 0 0 है ना। यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जो हमारा कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर की वैल्यू थी वही हमारे कॉन्ट्रा वेरिएंट मैट्रिक टेंसर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोग अपने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में अपने कॉन्ट्रा वेरिएंट मैट्रिक टेंसर की वैल्यू देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। तो ये है हमारे कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर की वैल्यू सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब हमें इसे कॉन्ट्रा वेरिएंट मैट्रिक टेंसर की वैल्यू निकालनी है। तो कॉन्ट्रा वेरिएंट मैट्रिक टेंसर की वैल्यू को फैक्टर ऑफ G म्यू न्यू, यानी अगर हमें G11 की वैल्यू निकालनी है तो हमें को फैक्टर ऑफ G11 बाय G म्यू न्यू का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें G म्यू न्यू तो ये क्या निकलेगा 1, ठीक है, यानी 1, तो ये कैंसिल रो स्क्वायर इंटू 1, तो ये रो स्क्वायर और 0 × 0 यानी -0 और उसके बाद बाकी सब 0 है, यानी ये रो स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले G11 की वैल्यू निकालते हैं, यानी G11 की वैल्यू निकालते हैं। तो G11 की वैल्यू में को फैक्टर ऑफ कोवेरिएंट G11 ये है ना, तो को फैक्टर लिखना है इसका। तो ये पूरा पार्ट गया, ये पूरा पार्ट गया, रो स्क्वायर इंटू 1 0 × 0 यानी ये रो स्क्वायर बाय इसका डिटर्मिनेंट ये रो स्क्वायर ही आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब G12 देख लेते हैं, G12 देख लीजिए। तो G12 यहाँ पे है कोवेरिएंट वाले के लिए, तो ये पूरा गया, ठीक है, और ये पूरा गया, यानी 1 0 जा 0 0 0 जा 0, यानी 0 रो स्क्वायर इक्वल्स टू 0। उसी तरीके से G13 भी 0 रो स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देख लीजिए ये पूरा पार्ट गया, ये पूरा पार्ट गया, 0 × 0 रो स्क्वायर इंटू 0, है ना। ठीक उसी तरीके से G21 इक्वल्स टू 0, G22 और G23
3 इक्वल्स टू 0, G22 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। G31 भी 0 आएगा, G32 भी 0 आएगा और G33 हमें पता करना है। तो G22 देखिए, ठीक है, G22 ये वाला, इसका फैक्टर लिखना है, यानी ये पार्ट गया और ये पार्ट गया, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये 1 1 जा 1, ये पूरा, यहाँ पे साइन का भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, है ना। चलिए सही है, हटा देते हैं। तो ये रो स्क्वायर 2 2 में था, तो ये पूरा पार्ट गया और ये पूरा पार्ट गया, तो 1 1 जा 1, 0 0 जा 0। तो यहाँ पे 1 1 जा 1 माइनस 0, 1 बाय रो स्क्वायर, ये आया। G33 में आते हैं, G33 में ये 1 था, ये गया और ये गया, यानी रो स्क्वायर और ये 0, यानी कि यहाँ पे ये रो स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर, ये हो गया 1। यानी कि अगर हम लोग जी म्यू न्यू यानी कॉन्ट्रा वेरिएंट मैट्रिक टेंसर की वैल्यू सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखें तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 0 0 1 अपॉन रो स्क्वायर 0, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ये फ़र्क हुआ कि यहाँ पे ये रो स्क्वायर था और ये 1 बाय रो स्क्वायर है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जी म्यू न्यू यानी कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर को कंजुगेट बोलते हैं, किसका, कॉन्ट्रा वेरिएंट मैट्रिक टेंसर का, यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है। यही चीज़ हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी देखेंगे। तो अब हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में अपने कॉन्ट्रा वेरिएंट मैट्रिक टेंसर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो जी म्यू न्यू का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, तो ये 1 आर स्क्वायर R4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 0, बाकी सब 0, यानी ये आ गया R4 साइन स्क्वायर थीटा, R4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले G11, तो G11 फाइंड करते हैं, तो को फैक्टर ऑफ कोवेरिएंट G11, तो कोवेरिएंट G11 का को फैक्टर, ये पूरा गया, ये पूरा गया, R4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 0, यानी ये R4 साइन स्क्वायर थीटा बाय R4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि जो पहला टर्म है वो आया 1, ठीक है। दूसरा टर्म G12 देख लीजिए 0 आएगा, ये है दूसरा टर्म, यानी ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, ये इंटू ये 0, ये इंटू 0, यानी को फैक्टर 0, 0 बाई R⁴ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक उसी तरीके से G13 भी 0, यानी यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं, G21 भी 0, G22 फाइंड करना है, G22 फाइंड कीजिए, ये है G22, ये पूरा है ना, R² साइन स्क्वायर थीटा 1 और ये 0, यानी यहाँ पे R² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन R⁴ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैंसिल होके हमारे पास आएगा 1 बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब G23 इक्वल्स टू 0, G31 इक्वल्स टू 0, G32 इक्वल्स टू 0 एंड G33 इक्वल्स टू, तो G33 यानी ये हो गया, ये गया, ये गया, यानी 1 इंटू R² माइनस 0, यानी यहाँ पर R² और यहाँ पर R⁴ साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये इसको काटेगा R² में, यानी यहाँ बचेगा 1 बाय R² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो ये 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर ये भी 0 और ये भी 0, यहाँ पर ये r² से 1/r² हो गया, यहाँ 0 यहाँ 0, और यहाँ पर 1/r² साइन स्क्वायर थीटा। यानी मैंने जैसा आपको बताया था कि कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर और कॉन्ट्रावेरिएंट मैट्रिक टेंसर, यानी कि ये जी म्यू न्यू और ये जी म्यू न्यू एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, कॉन्जुगेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये r² था, ये 1/r² हो गया, ये r² साइन स्क्वायर थीटा था, ये 1/r² साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 1, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसीलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें सेम वैल्यूज मिले। ठीक है, तो जी म्यू न्यू इज कॉन्जुगेट ऑफ जी म्यू न्यू, यानी कॉन्ट्रावेरिएंट मैट्रिक टेंसर इज कॉन्जुगेट ऑफ कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक कॉन्ट्रावेरिएंट मैट्रिक टेंसर है, ठीक है, सपोज वो है जी म्यू सिग्मा, और हमारे पास एक कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर है, वो हमारे पास सपोज की है जी म्यू सिग्मा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास एक कॉन्ट्रावेरिएंट मैट्रिक टेंसर है जिसमें हमारे जो इंडिसेस हैं वो म्यू और सिग्मा हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं ये सुपर स्क्रिप्ट में है, इसीलिए ये कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट है, और यहाँ पे जो हमारे इंडिसेस है वो सब स्क्रिप्ट में है, म्यू एंड सिग्मा, और इसलिए ये जो मैट्रिक टेंसर है ये कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर है। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्रॉनिकर डेल्टा टेंसर मिलेगा विथ म्यू एंड सिग्मा, सॉरी म्यू एंड न्यू, नॉट सिग्मा, विथ म्यू एंड न्यू। ठीक है, यानी हमारे पास एक कोवेरिएंट टेंसर है, सॉरी ये कॉन्ट्रावेरिएंट है और ये कोवेरिएंट है। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर इज इक्वल्स टू क्रॉनिकर डेल्टा टेंसर। ठीक है, अब सही वक्त आ चुका है एक तीसरे मैट्रिक टेंसर को डिफाइन करने का। तो अब हम लोग अपने मिक्स्ड मैट्रिक टेंसर को डिफाइन करते हैं। तो अब हम लोग अपने तीसरे और आखिरी मैट्रिक टेंसर को डिफाइन करेंगे। ये जो हमारा मैट्रिक टेंसर होगा इसमें एक इंडिसेस सुपर स्क्रिप्ट में और दूसरा सब स्क्रिप्ट में। ठीक है, यहाँ पे म्यू एंड न्यू, म्यू ऊपर था एंड न्यू नीचे था। ठीक है, तो वैसा ही लेके चलते हैं, नहीं तो फिर हॉच पॉच हो जाएगा। तो ये जी म्यू और ये जी न्यू। ठीक है, ये हमारा मिक्स्ड टेंसर। तो मैट्रिक टेंसर की चर्चा चल रही थी, है ना। कौन से टेंसर की? मैट्रिक टेंसर, यानी फंडामेंटल टेंसर्स के ऊपर चर्चा चल रही थी। शुरुआत हुई थी कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर, कोवेरिएंट फंडामेंटल टेंसर से। ठीक है, फिर आज हमने कॉन्ट्रावेरिएंट के ऊपर चर्चा करी, उसके वैल्यूज़ क्या होंगे कार्टेशियन में, स्फेरिकल में, पोलर स्फेरिकल में और सिलिंड्रिकल में, है ना, वो हमने अभी देखा। अब फाइनली डिस्कशन करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि ये जो दोनों हैं, यानी कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमें यही बताता है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। कोई भी एनी टेंसर, है ना, अगर मैट्रिक टेंसर ही नहीं, कोई भी टेंसर अगर इस फॉर्म में रहेगा तो उसे हम लोग एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहेंगे। ठीक है, एनी टेंसर ए एंड बी, है ना, ए म्यू सिग्मा, बी न्यू सिग्मा, सॉरी ए न्यू सिग्मा एंड बी म्यू सिग्मा इक्वल्स टू क्रॉनिकर डेल्टा न्यू म्यू। ठीक है, तो कोई भी अगर दो टेंसर इस इक्वेशन के फॉर्म में है तो हम लोग बोलेंगे कि ए टेंसर ए एंड टेंसर बी आर कॉन्जुगेट्स। यानी ये जो इक्वेशन है ये हमें ये बताता है कि ये कॉन्ट्रावेरिएंट और ये कोवेरिएंट टेंसर एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। तो अब हम लोग अपने थर्ड टेंसर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो थर्ड टेंसर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे?
तो ये जो हमारा मैट्रिक टेंसर है ये मिक्स्ड है ना। यहाँ पे एक सुपर स्क्रिप्ट है, एक सब स्क्रिप्ट है, एक कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट है, एक कोवेरिएंट कंपोनेंट है, इसमें दोनों है, इसीलिए इसे हम लोग मिक्स्ड टेंसर कहेंगे। इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास एक कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर है जी म्यू सिग्मा और हमारे पास एक कॉन्ट्रावेरिएंट मैट्रिक टेंसर है जी न्यू सिग्मा, तो ये जी म्यू न्यू इसी तरीके से डिफाइन होगा, है ना। मिक्स्ड टेंसर, हमारा जो मिक्स्ड मैट्रिक टेंसर है वो कैसे डिफाइन होगा? कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, सॉरी ये कोवेरिएंट है, कोवेरिएंट टेंसर एंड कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा जी म्यू न्यू। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जी म्यू न्यू इज इक्वल्स टू जी म्यू सिग्मा, जी न्यू सिग्मा इज इक्वल्स टू क्रोनेकर म्यू और ये न्यू, है ना, यानी ये जो है ये इसके इक्वल है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? या तो 0 या तो 1, है ना। 0 कब और 1 कब? 1 जब म्यू इज इक्वल्स टू न्यू, और व्हेन म्यू नॉट इक्वल्स टू न्यू देन इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर हम लोग टाइप्स के बारे में बात करें कि हमारा जो कॉन्ट्रावेरिएंट मैट्रिक टेंसर है वो कैसा होगा, तो कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर हमारा कैसा था? सिमेट्रिक था, और कितने रैंक का था? सेकेंड रैंक का था। तो हमारा जो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, कॉन्ट्रावेरिएंट मिक्स्ड टेंसर, वो भी सिमेट्रिक इन नेचर होगा और वो भी रैंक 2 का होगा, ठीक है। और हमारा जो मिक्स्ड टेंसर है वो भी रैंक 2 का होगा, वो भी सिमेट्रिक होगा। बट हमारा जो मिक्स्ड मैट्रिक टेंसर है वो इनवेरिएंट होगा, यानी अगर हम लोग अपने कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो हमारे मिक्स्ड मैट्रिक टेंसर में किसी भी तरह का फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं। तो सपोज कि हमारा जो मिक्स्ड टेंसर है वो है जी म्यू न्यू, ठीक है। अभी हमने देखा कि ये जी म्यू न्यू, मैं बार बार लिख रहा हूँ, इस जी न्यू म्यू, एक्चुअली बुक्स में जी म्यू न्यू ही था, तो मेरे माइंड में बार बार वही घूम रहा है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर ये फॉर्म यूज़ करा है, इसीलिए मुझे बार बार ये करेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जी न्यू म्यू को हमने क्या लिखा? डेल म्यू न्यू, ठीक है, ये हमने लिखा। तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के पहले के कोऑर्डिनेट्स थे। अब सपोज कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं जी प्राइम आई जे। अब अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखें, है ना, तो समेशन, ठीक है, समेशन कहाँ पे आएगा? म्यू न्यू पे आएगा, इक्वल्स टू म्यू न्यू इक्वल्स टू 1 से 3 फॉर 3 डायमेंशंस, 1 से 4 फॉर 4 डायमेंशंस एंड 1 से n फॉर n डायमेंशंस, ठीक है। अब इस समेशन को हम लोग हटा भी सकते हैं, तो ये समेशन, इसका मतलब समेशन रिमूव कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि समेशन हट गया, इसका मतलब ये कि हम लोग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डो x अपॉन डो x, अब आपको याद होगा कि मैं सारे लेक्चर्स में जब भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखता हूँ और जब मैं सुपर स्क्रिप्ट वाले कंपोनेंट्स के लिए लिखता हूँ, है ना, तो सुपर स्क्रिप्ट वाले के लिए जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखते हैं तो जो प्राइम वाला पार्ट होता है वो न्यूमरेटर में होता है, और जब लोग कोवेरिएंट वाले के लिए लिखते हैं तो वो प्राइम वाला पार्ट डिनोमिनेटर में होता है। तो ये डो x प्राइम आई अपॉन डो x न्यू, डो x प्राइम j, और यहां पर डो x म्यू, है ना, सॉरी यहाँ पे म्यू नहीं होगा,
सब स्क्रिप्ट में म्यू होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आई जो था वो सुपर स्क्रिप्ट था यानी कॉन्ट्रा वेरिएंट था, तो यहाँ पे प्राइम वाला पार्ट न्यूमरेटर में और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, म्यू है, तो ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में। फिर यहाँ पे देखिए ये सब स्क्रिप्ट में है यानी ये कोवेरिएंट कंपोनेंट, तो कोवेरिएंट कंपोनेंट में जो प्राइम वाला पार्ट होगा वो डिनोमिनेटर में। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या था, म्यू था, तो ये म्यू यहाँ, और इसके साथ यहाँ पे क्या रहेगा, जी न्यू म्यू। यहाँ पे समेशन रिमूव्ड है, क्यों, क्योंकि समेशन कन्वेंशन में लिखा हुआ है ये इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग इस जी म्यू न्यू को, अभी जब मैं डिफाइन कर रहा था मैं मिक्स्ड मैट्रिक टेंसर को, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये क्रॉनिकर डेल्टा टेंसर के इक्वल होता है, और ये वैल्यू 0 और 1 फॉर 0 म्यू नॉट इक्वल्स टू न्यू एंड 1 फॉर म्यू इक्वल्स टू न्यू, है ना। यानी ये जी म्यू न्यू की वैल्यू हम लोग 1 लिख सकते हैं। कब, इस कंडीशन में जब म्यू इक्वल्स टू न्यू हो जाए, तो वो कंडीशन डो एक्स प्राइम आई अपॉन डो एक्स म्यू। ठीक है, डो एक्स यहाँ देखिए म्यू था, लेकिन अब हम लोग कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं कि ये जी म्यू न्यू 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है यानी क्या, म्यू इक्वल्स टू न्यू, तो यहाँ पे हम लोग म्यू के जगह न्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा डो एक्स प्राइम जे। ठीक है, ये डो एक्स प्राइम न्यू और ये डो एक्स न्यू कैंसिल हो जाएगा, और ये जो जी म्यू था ये 1 के इक्वल हम लोग पुट कर दिए, तो यहाँ पे 1, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, डो एक्स प्राइम आई अपॉन डो एक्स प्राइम जे। अब ये जो है ये क्रॉनिकर डेल्टा आई जे के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो ये इक्वेशन है, ये जो हमारा टेंसर है ये इनवेरिएंट होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए फिर से क्रॉनिकर आ गया, यानी यहाँ पर भी फिर हमें 2 ही वैल्यूज मिलेंगी, 0 1 फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे एंड आई इक्वल्स टू जे। यानी कि आप कितना बार भी अपने इक्वेशन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स को रोटेट कर लें, ट्रांसफॉर्म कर लें, इस मिक्स्ड मैट्रिक टेंसर पर फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इनवेरिएंट है। क्या है ये, इनवेरिएंट है। अगर आप पूरे लेक्चर सीरीज को देखते आ रहे हैं तो आपको, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इनवेरिएंट टेंसर्स का मतलब पता है, अगर नहीं तो आप वीडियोस देख सकते हैं इनवेरिएंट टेंसर पर। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी सीरीज की लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप जाके इनवेरिएंट टेंसर्स फाइंड कर उसकी वो वीडियो पूरा अच्छा से देख सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर दें और उस टेंसर पे कोई फर्क ना पड़े, वो टेंसर अनचेंज्ड हो जाए, तो उसे हम लोग इनवेरिएंट टेंसर कहते हैं। ठीक है, जिसमें ये क्रॉनिकर डेल्टा टेंसर आता है, एप्सिलॉन टेंसर आता है, जितने भी स्केलर्स हैं वो सारे के सारे आते हैं, है ना। आप मास किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेजर कीजिए, फिर उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दीजिए। ठीक है, पहले इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप मास को ऑब्जर्व कीजिए, फिर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मास को ऑब्जर्व कीजिए। मास की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके कंपोनेंट्स नहीं चेंज होने वाले। तो मास क्या है, इनवेरिएंट है। स्केलर इज, ऑल द स्केलर्स आर इनवेरिएंट। ठीक है, स्केलर्स के साथ साथ क्रॉनिकर डेल्टा टेंसर इनवेरिएंट, फिर ये मिक्स्ड मैट्रिक टेंसर इनवेरिएंट, एप्सिलॉन टेंसर इनवेरिएंट, है ना। तो उम्मीद है कि ये तीनों टाइप्स के मैट्रिक टेंसर आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग एसोसिएट टेंसर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है, या फिर आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। एट द एंड, with the message of universal brotherhood, love and peace, thanks for watching this video.